नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी के इस पृथ्वी के चारों ओर इस पृथ्वी के चारों ओर क्या स्थित है? वायुमंडल स्थित है। और यह वायुमंडल किसके कारण स्थित है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस पृथ्वी के चारों ओर स्थित है। तो इस वायुमंडल की समस्त परतों का जो भार पड़ता है या जो दबाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब को कहां पे मापा जाता है? यह चीज ध्यान दीजिएगा, समुद्र तल पर। ठीक है, कहां से मापा जाता है? समुद्र तल से। तो जैसा कि आप अपनी बुक की जो डेफिनेशन है उस पर ध्यान दीजिए कि वायु माध्य समुद्र तल पर वायुमंडल की सबसे ऊपर की परत के इकाई क्षेत्रफल का पड़ने वाला संपूर्ण भार या दबाव क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। आप इसे यह भी कह सकते हैं कि वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला भार क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। वायुदाब को मापने की इकाई है मिलीबार। ये चीज ध्यान दीजिएगा, वायुदाब को किस में मापा जाता है? मिलीबार इकाई के अंतर्गत मापा जाता है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं एमबी। जिस प्रकार से वजन को किलोग्राम में, दूरी को किलोमीटर में मापा जाता है, उसी प्रकार से वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? मिलीबार में मापा जाता है। अब यदि हम औसत वायुदाब की बात करें तो समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 1013.2 मिलीबार। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा कि समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 1013.2 मिलीबार होता है। यह वायुमंडल किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर स्थित है। इसी कारण, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही धरातल के निकट की जो वायु होती है वो क्या होती है? अत्यधिक सघन होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायु जो होती है धरातल के निकट की वो अत्यधिक क्या होती है? सघन होती है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना है? 1013.2 मिलीबार है। वायुदाब को किस इकाई के अंतर्गत मापा जाता है? मिलीबार इकाई के अंतर्गत मापा जाता है। वायुदाब मापने के यंत्र को कहा जाता है वायुदाब मापी। इंग्लिश में इसको कहा जाता है बैरोमीटर। यह चीज ध्यान दीजिएगा, वायुदाब मापने का यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर। और ये दो रूप में काम में लिया जाता है। पहला है पारद वायुदाब मापी, मरक्यूरी वायुदाब मापी, और दूसरा होता है निद्रव वायुदाब मापी, एंड्रॉइड बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर क्या होता है? वायुदाब मापी होता है वह यंत्र जिसके द्वारा वायुदाब को मापा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वायुदाब मापी या बैरोमीटर कहा जाता है। किस इकाई में मापा जाता है वायुदाब को? तो मिलीबार में मापा जाता है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना है? 1013.2 मिलीबार है। वायुदाब की ऊर्ध्वाधर भिन्नता। ऊर्ध्वाधर भिन्नता से तात्पर्य है समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुदाब का जो माप होता है उसमें क्या आता है? परिवर्तन आता है या फिर भिन्नता आती है। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जब हम धरातल की बात करते हैं, ठीक है, धरातल से ऊपर जाने पर हमने पढ़ा पहली परत क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो हमने पढ़ा था कि इस क्षोभ मंडल में क्या पाई जाती है? जलवाष्प पाई जाती है, धूल के कण पाए जाते हैं और सभी भारी गैसें इस धरातल के निकट ही
पाई जाती है। तो धरातल से ऊपर जाने पर क्या होगा, वायु दाब में क्या आती है, कमी आती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, धरातल से ऊपर जाने पर क्या होता है, वायु दाब में कमी आती है। क्यों आती है, क्योंकि वायुमंडल की जो भारी गैसें हैं या फिर जो जलवाष्प है या फिर जो धूल के कण है वो कहां पे पाए जाते हैं, सभी धरातल के निकट ही पाए जाते हैं। और वायु का दाब क्या है, वायुमंडल का दाब क्या है, इन्हीं सब का तो दाब है। तो जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाते हैं तो इसमें क्या आती है, वायु दाब में कमी आती है। लेकिन ये जो कमी आने की दर है वो क्या होती है, सभी जगह एक समान नहीं होती है। धरातल से ऊपर जाने पर धरातल के निकट ये जो वायुदाब कम होने की दर है वो क्या होती है, अधिक होती है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब कम होने की दर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा समुद्र तल पे औसत वायुदाब कितना होता है, 1013.2 मिलीबार। समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुदाब कम होने की दर कितनी होती है, प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार। प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये जो दर है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। इसी में एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता होती है, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता, दाब प्रवणता से तात्पर्य क्या होता है, दूरी के संदर्भ में वायु दाब में परिवर्तन की दर, वो क्या होती है, क्षैतिज दाब प्रवणता की तुलना में क्या होती है, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता अधिक होती है। अधिक से तात्पर्य है कि धरातल से ऊपर जाने पर वायु दाब में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, कम दूरी पर ही काफी अधिक हो जाता है। जबकि हम क्षैतिज रूप से बात करें तो दूरी के संदर्भ में वायु दाब में जो परिवर्तन है, जो चेंज होता है, वो दर क्या होती है, काफी कम होती है। लेकिन धरातल से ऊपर जाने पर जो दाब परिवर्तन की दर है, जो वायु दाब के परिवर्तन की दर है, वो क्या होती है, क्षैतिज दाब प्रवणता की तुलना में अधिक होती है। वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण के बाद अब हम बात करते हैं वायुदाब के क्षैतिज वितरण के बारे में। तो वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है उसे समदाब रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, समदाब रेखाएं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है आइसोबार। ठीक है, ये नाम याद रखना, आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, समुद्र तल पर, पहली चीज ध्यान दीजिएगा कहां से मापा जाता है, ये समुद्र तल पर समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। यह शब्द काल्पनिक रेखाएं किस लिए बोला, कि जो ये समदाब रेखाएं हैं वो धरातल पर दिखाई नहीं देती है, बल्कि कहां पर, केवल मानचित्र और ग्लोब पर ही प्रदर्शित की जाती है। और इन समदाब रेखाओं के द्वारा ही क्या दिखाया जाता है, क्षैतिज रूप से वायुदाब के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। जो निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर वायुदाब कम होता है, वहां पर एक निम्न वायुदाब का केंद्र है जो 1 या 2 किसके द्वारा, सम वायुदाब, समदाब रेखाओं के द्वारा घिरा हुआ होता है। जबकि कोई उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है वो भी क्या होता है, कुछ समदाब रेखाओं के द्वारा घिरा हुआ होता है। समदाब रेखाओं से तात्पर्य मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए इस स्थान पर 100 मिलीबार वायुदाब है, यहां पर 100 मिलीबार है, और यहां पर 100 मिलीबार है, यहां पे 90 मिलीबार,
90। तो इस 100 को 100 से मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा? 100 मिलीबार की समदाब रेखा। जबकि 90 को 90 से मिलाने वाले को क्या कहा जाएगा? 90 मिलीबार की समदाब रेखा। तो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? समदाब रेखाएं कहा जाता है। और ये समदाब रेखाएं कहां से मापी जाती है? समुद्र तल पर। ये चीज ध्यान दीजिएगा, समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मापने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समदाब रेखा या आइसोबार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वायुदाब के विश्व वितरण की। जब हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर वायुदाब की कुछ पेटियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? वायुदाब पेटियां कहा जाता है। और इन वायुदाब पेटियों के संदर्भ में ही आगे हम पवन को पढ़ेंगे। तो विश्व वितरण की यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखिए पृथ्वी, ठीक है। अब हम पृथ्वी की बात करें तो विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, यह है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा या इक्वेटर कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है। इस भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है? वर्ष भर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। वर्ष भर सीधी पड़ने के कारण यहां पर क्या होता है? तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण इस क्षेत्र की वायु कहां से लेकर कहां तक? 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की वायु क्या होती है? गर्म होकर ऊपर उठती है। आपको पता है कि वायु क्या होती है? तापमान के संपर्क में आने पर उसमें क्या होती है? फैलती है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण यहां पर तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होने के कारण यहां की वायु क्या होती है? गर्म होकर ऊपर उठती है। तो जब वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस कारण इस क्षेत्र को कहा जाता है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अब यहां की जो वायु गर्म होकर ऊपर उठी है वो यहां से इधर जाकर इधर की तरफ और यहां से इधर की तरफ 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, कहां से लेकर कहां तक? 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दोनों गोलार्धों में। आपकी पाठ्य पुस्तक में 30 डिग्री अक्षांश लिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है? 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या होती है? ऊपर से नीचे की ओर बैठती है। और जब वायु ऊपर से नीचे की ओर बैठती है तो दाब क्या होता है? अधिक लगता है। इस कारण इसे कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, कहां से लेकर कहां तक इसका विस्तार पाया जाता है? 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद जब हम ध्रुवों की ओर चलेंगे, यहां से उत्तरी ध्रुव या फिर यहां से दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों ही गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, हमें पता है कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इस क्षेत्र की वायु कुछ तो ध्रुवों की तरफ स्थानांतरित हो जाती है और कुछ उपोष्ण पेटी की तरफ स्थानांतरित हो जाती है। यहां से कुछ तो उपोष्ण पेटी और कुछ कहां पर? ध्रुवों की ओर स्थानांतरित हो जाती है। तो तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में यहां पर तापमान क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। फिर भी यहां पर वायुदाब क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। इसे कहा जाता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी।
ठीक है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद हमें पता है कि ध्रुवों पर क्या होता है, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इस कारण यहां पर क्या हो जाता है, वायुदाब अधिक पाया जाता है। इसे कहा जाता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, और इसे भी क्या कहा जाता है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यहां पर हमने केवल उतना ही डिस्कस किया है जितना आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी के अनुसार केवल इतना सा है हमें पढ़ना कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तापमान अधिक रहता है, जिसके कारण यहां पर निम्न वायुदाब के क्षेत्र का विकास हो जाता है। ध्रुवों पर वर्ष भर तापमान कम होता है, बर्फ जमी हुई है, इस कारण यहां की जो वायु है वो ठंडी होकर नीचे बैठती है, इस कारण यहां पे वायुदाब क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, जबकि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है।